एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता के अलग होने के बाद अपनी दादी के साथ रहने लगा। ये बच्चा था रतन टाटा, जिसकी जिंदगी में शुरुआत से ही संघर्ष था, लेकिन इस संघर्ष ने उसे वो बनाया जो आज हम सब जानते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण शुरुआत से रतन टाटा ने अपनी मंजिल तक का सफर तय किया। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन नवल टाटा का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो उनके माता पिता नवल टाटा और सुनू टाटा अलग हो गए। इस दुखद घटना के बाद रतन को अपनी दादी नवजबाई टाटा के पास रहना पड़ा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रतन के पिता नवल टाटा खुद भी एक अनाथ थे, जिन्हें रतनजी टाटा की पत्नी नवजबाई टाटा ने गोद लिया था। यानी रतन टाटा का खुद का पारिवारिक इतिहास भी एडॉप्शन और स्ट्रगल से भरा हुआ था। इस अकेलेपन का गहरा असर रतन के मन पर पड़ा। वो एक बहुत ही शांत और अंतर्मुखी बच्चा था। अपनी दादी के साथ रहते हुए उसने जल्दी ही सीख लिया था कि जिंदगी में अपने दम पर खड़ा होना पड़ता है। उसकी दादी नवजबाई एक मजबूत महिला थीं, जिन्होंने रतन में वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की नींव डाली। वो हमेशा कहती थीं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। इन्हीं बातों ने रतन के कैरेक्टर को शेप किया। रतन की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई, फिर कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में। बाद में वो शिमला के बिशप कॉटन स्कूल गए और अंत में न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 1955 में ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री हासिल की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रतन ने बिजनेस नहीं बल्कि आर्किटेक्चर पढ़ी थी। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर्स में से एक को लीड करेंगे। अमेरिका में रहते हुए रतन को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी झेलनी पड़ी। उस समय आरबीआई की पॉलिसी के कारण इंडिया से अमेरिका में सिर्फ $180 मंथली भेजे जा सकते थे। इस लिमिटेड अमाउंट में रतन को अपनी पढ़ाई, रहना, खाना और फ्लाइंग लेसन्स का खर्च चलाना पड़ता था। कई बार तो उन्हें अपनी कफलिंग्स तक बेचनी पड़ी। वो एयरक्राफ्ट को पुश करते थे, उन्हें क्लीन करते थे, तब जाके कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत हम्बलिंग था। एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आने के बावजूद उन्होंने हार्ड वर्क की वैल्यू को समझा। कॉर्नेल से ग्रेजुएशन के बाद रतन ने लॉस एंजलिस की आर्किटेक्चरल फर्म जोन्स और एमंस में काम किया। यहाँ उन्होंने कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनका पैशन आर्किटेक्चर में था और वो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन 1962 के अंत में वो भारत वापस आ गए। यहीं से शुरू होती है उनकी असली जर्नी। जब रतन टाटा ग्रुप में शामिल हुए तो उन्होंने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। वो टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने लगे। ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी समझने का मौका मिला। शॉप फ्लोर पर काम करते हुए रतन ने वर्कर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाई। वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते थे, उनके साथ लंच करते थे, उनकी फैमिली के बारे में पूछते थे। ये अप्रोच बाद में उनकी लीडरशिप स्टाइल का हिस्सा बना। वर्कर्स को लगता था कि ये बॉस नहीं बल्कि एक फ्रेंड है जो उनकी केयर करता है। इस एक्सपीरियंस ने रतन को सिखाया कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है बल्कि पीपल का गेम है। शुरुआती दिनों में रतन को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड यानी निल्को में काम करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने कंपनी को टर्न अराउंड करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन बाद में इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान ये कंपनी फिर से मुश्किल में पड़ गई। ये एक्सपीरियंस रतन के लिए एक बड़ा लर्निंग था। उन्होंने समझा कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और सक्सेस के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है। निल्को में काम करते हुए रतन ने इनोवेशन पर फोकस किया। उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन मार्केट कंडीशंस और कंपटीशन के कारण कंपनी को एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली। ये फेलियर रतन के लिए एक बड़ा लेसन था। उन्होंने समझा कि सिर्फ गुड प्रोडक्ट बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि मार्केट टाइमिंग, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 70 के दशक में रतन को टाटा ग्रुप में मैनेजीरियल पोजीशन मिली। इस दौरान उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। ये एजुकेशन उनके बिजनेस एक्यूमेन को और भी शार्प बनाने में मदद करती रही। धीरे धीरे रतन अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करते गए और कंपनी के अंदर उनकी रेप्यूटेशन बनती गई। उनकी अप्रोच हमेशा कोलैबोरेटिव थी। वो अपने टीम मेंबर्स के ओपिनियंस को वैल्यू करते थे और डिसीजंस लेने से पहले सभी पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करते थे। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान रतन ने ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि कैसे अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रही थीं। उन्होंने समझा कि फ्यूचर में इंडियन कंपनीज को भी ग्लोबल प्लेयर्स बनना होगा। ये विजन बाद में उनकी स्ट्रैटेजी का कोर बना।
1991 में एक बड़ा मोड़ आया जब जेआरडी टाटा ने रिटायरमेंट की घोषणा की और रतन टाटा को अपना सक्सेसर बनाया। ये डिसीजन कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि उस समय टाटा ग्रुप के कई सब्सिडरीज के हेड्स थे जो खुद को इस पोजीशन के लिए सूटेबल मानते थे। लेकिन जेआरडी टाटा ने रतन में कुछ खास देखा था। उन्होंने रतन के विजन, इंटीग्रिटी और लीडरशिप क्वालिटीज को पहचाना था। चेयरमैन बनने के बाद रतन को सबसे बड़ी चैलेंज ये मिली कि सब्सिडरीज के हेड्स उनका रेजिस्टेंस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि रतन अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है। ये सैट्रैप्स, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, अपनी कंपनीज को अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स की तरह चलाते थे। वो टाटा ग्रुप के ओवरऑल विजन के बजाय अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी देते थे। ये सिचुएशन रतन के लिए बेहद चैलेंजिंग थी, लेकिन रतन ने बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने रिटायरमेंट एज पॉलिसी इंप्लीमेंट की, सब्सिडरीज को डायरेक्टली ग्रुप ऑफिस को रिपोर्ट करने को कहा और यह भी जरूरी बनाया कि सब्सिडरीज अपना प्रॉफिट टाटा ग्रुप ब्रांड बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें। ये मूव्स इनिशियली रेजिस्टेंस क्रिएट करी, लेकिन ग्रेजुअली रतन ने अपने अथॉरिटी एस्टैब्लिश की। उन्होंने यंगर टैलेंट को प्रमोट किया और फ्रेश आइडियाज को एनकरेज किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान रतन को कई पर्सनल अटैक्स भी झेलने पड़े। कुछ पीपल उन पर इनएक्सपीरियंस का आरोप लगाते थे, कुछ कहते थे कि वो सिर्फ फैमिली नेम के कारण चेयरमैन बने हैं। लेकिन रतन ने इन सब क्रिटिसिज्म्स को इग्नोर करके अपना काम जारी रखा। उन्होंने रिजल्ट्स के थ्रू अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया। रतन का विजन बिल्कुल क्लियर था। वो टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते थे। उस समय टाटा ग्रुप की सेल्स मोस्टली कमोडिटीज से आती थी, लेकिन रतन चाहते थे कि ये ब्रांड से आए। उन्होंने इनोवेशन को प्रायोरिटी दी और यंगर टैलेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करना शुरू किया। इससे कंपनी में फ्रेश एनर्जी आई। उन्होंने समझा था कि फ्यूचर में कंपटीशन ग्लोबल होगी और इंडियन कंपनीज को भी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे। ब्रांड बिल्डिंग के लिए रतन ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हायर किया और टाटा ग्रुप की इमेज को मॉडर्नाइज किया। उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि सभी टाटा कंपनीज एक कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज डिलीवर करें। ये अप्रोच ग्रेजुअली रिजल्ट्स देने लगी और टाटा ब्रांड की ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ने लगी। 2000 में टाटा टी ने टेटली को अक्वायर किया। ये $431.3 बिलियन का डील था और टाटा ग्रुप का पहला मेजर इंटरनेशनल एक्विजिशन था। ये मूव बहुत रिस्की लगी थी उस समय, लेकिन रतन का कॉन्फिडेंस था कि ये सही डिसीजन है। टेटली एक्विजिशन के बाद टाटा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश हो गई। ये डील प्रूव करती थी कि इंडियन कंपनीज भी इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट कर सकती हैं। टेटली एक्विजिशन के पीछे रतन की क्लियर स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने समझा था कि टी मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल है और टेटली का स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस था यूरोप और अमेरिका में। इस डील के थ्रू टाटा टी को इंस्टेंट एक्सेस मिली ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की। ये एक्विजिशन बाद में बहुत सक्सेसफुल साबित हुई और टाटा ग्रुप के इंटरनेशनल एक्सपेंशन की फाउंडेशन बनी। 2004 में टाटा मोटर्स ने साउथ कोरिया की डेवू कमर्शियल व्हीकल कंपनी को $102 मिलियन में अक्वायर किया। फिर 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को $11.3 बिलियन में खरीदा। ये उस समय तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर था जो किसी इंडियन कंपनी ने किया था। ये सोचिए कि कितना बड़ा रिस्क था ये, लेकिन रतन का विजन था कि टाटा ग्रुप को ग्लोबल प्लेयर बनना है। कोरस एक्विजिशन के टाइम पर बहुत से एनालिस्ट्स ने इस डील को क्वेश्चन किया था। उनका कहना था कि ये प्राइस बहुत हाई है और स्टील इंडस्ट्री में साइक्लिकल नेचर के कारण ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रतन का मानना था कि ग्लोबल स्टील डिमांड बढ़ेगी और कोरस के थ्रू टाटा स्टील को यूरोपियन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिलेगी। हालांकि बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ये डील चैलेंजिंग साबित हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टाटा स्टील की ग्लोबल पोजीशनिंग में हेल्पफुल रही। सबसे फेमस एक्विजिशन 2008 में हुई जब टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा। ये डील पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी। एक इंडियन कंपनी ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स को खरीद रही थी। ये सिंबॉलिक था कि कैसे इंडिया अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रेजेंस फील करा रहा था। ये डील कॉलोनियल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट थी। जागवार लैंड रोवर एक्विजिशन के पीछे रतन की दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने देखा था कि लग्जरी कार मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल है, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में। फोर्ड कंपनी इन ब्रांड्स को सेल करना चाहती थी क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उन्हें कैश की जरूरत थी। रतन ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और एक स्ट्रेटेजिक डील किया। बाद में ये एक्विजिशन बहुत सक्सेसफुल साबित हुई और जैगवार लैंड रोवर ने टाटा मोटर्स के लिए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स जनरेट किए। इन एक्विजिशंस के साथ साथ रतन ने इनोवेशन पर भी फोकस किया। 2009 में टाटा नैनो लॉन्च हुई, जिसे पीपल्स कार कहा गया। ये कार सिर्फ 1 लाख रुपीस में मिल रही थी। हालांकि कमर्शियल सक्सेस के टर्म्स में नैनो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के लिए टाटा ग्रुप की कमिटमेंट को शो करती थी। नैनो प्रोजेक्ट के पीछे रतन का सोशल विजन था। उन्होंने देखा था कि कैसे मिडिल क्लास फैमिलीज मोटरसाइकिल पर पूरा परिवार ट्रैवल करते हैं।
उनका आइडिया था कि अगर अफोर्डेबल कार बनाई जा सके तो इन फैमिलीज को सेफर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन मिल सकता है। नैनो के डेवलपमेंट में कटिंग एज इंजीनियरिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया गया। हालांकि मार्केट में ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन ये प्रोजेक्ट इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन था। रतन की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन रिमार्केबल था। जब उन्होंने चार्ज लिया था तब ग्रुप का रेवेन्यू मोस्टली इंडिया सेंट्रिक था, लेकिन उनके टेन्योर के अंत तक 65% रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन से आने लगी। 21 साल के दौरान ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा। ये ग्रोथ किसी भी स्टैंडर्ड से देखे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस ग्रोथ के पीछे रतन की सिस्टमैटिक अप्रोच थी। उन्होंने हर बिजनेस वर्टिकल में क्लियर स्ट्रैटेजीज डिफाइन की। उन्होंने एंश्योर किया कि हर कंपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करे और सिनर्जीज क्रिएट करे दूसरी टाटा कंपनीज के साथ। उन्होंने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एस्टैब्लिश किए और रेगुलर रिव्यूज कंडक्ट किए। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच रिजल्ट्स में क्लियरली विजिबल था। रतन सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि फिलॉन्थ्रफी में भी डीपली इन्वॉल्व थे। टाटा ग्रुप की ट्रेडिशन रही है कि वो सोसाइटी को वापस देते हैं। रतन ने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। टाटा ट्रस्ट के थ्रू वो कई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। उनका मानना था कि बिजनेस सक्सेस का मतलब सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन नहीं है, बल्कि सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। टाटा ट्रस्ट्स के अंडर रतन में कई इनोवेटिव प्रोग्राम्स लॉन्च किए। एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने स्कॉलरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर फोकस किया। हेल्थ केयर में उन्होंने कैंसर रिसर्च, रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया। रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट किया। 2008 में मुंबई में हुए टेररिस्ट अटैक के दौरान ताज होटल पर अटैक हुआ था। उस टाइम रतन टाटा का बिहेवियर एग्जेम्पलरी था। वो 3 दिन तक होटल के बाहर वेट करते रहे जब तक कि ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुई। अटैक के बाद उन्होंने पर्सनली विक्टिम्स के फैमिलीज को विजिट किया और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की। उन्होंने होटल के रिकंस्ट्रक्शन में भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया। ये इंसिडेंट रतन के कैरेक्टर और वैल्यूज को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रतन बहुत एक्टिव थे। उन्होंने 40 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। ओला, पेटीएम, स्नैपडील, अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट था। ये शो करता है कि वो हमेशा फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते रहे और यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते रहे। उनका अप्रोच था कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर की ग्रोथ का बेस है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू रतन ने इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को सिग्निफिकेंटली सपोर्ट किया। वो सिर्फ मनी इन्वेस्ट नहीं करते थे बल्कि मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते थे। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनका गाइडेंस इनवैल्यूएबल था। उनके बैकिंग से कई स्टार्टअप्स को क्रेडिबिलिटी मिली और वो सक्सेसफुली स्केल कर पाए। 2012 में रतन ने टाटा सन्स के चेयरमैन के पोस्ट से रिटायरमेंट ली। उनके सक्सेसर के रूप में साइरस मिस्त्री को चूज किया गया, लेकिन 2016 में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया जब टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पोस्ट से हटा दिया। इस क्राइसिस के दौरान रतन को फिर से इंटरिम चेयरमैन बनना पड़ा। 4 महीने बाद नटराजन चंद्रशेखरन को नया चेयरमैन बनाया गया। साइरस मिस्त्री के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई वो टाटा ग्रुप के लिए एक डिफिकल्ट फेज था। इस पीरियड में रतन ने बहुत मैच्योरिटी और विजडम दिखाई। उन्होंने इंश्योर किया कि ग्रुप की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और बिजनेस ऑपरेशंस अफेक्टेड ना हो। उन्होंने स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर किया जब चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाया गया। फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो रतन टाटा का पर्सनल नेटवर्थ लगभग 16,448 करोड़ रुपए था। ये अमाउंट बिलियनियर्स की लिस्ट में उन्हें टॉप पर नहीं रखती, लेकिन ये उनकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है। उनकी वेल्थ का मेजर पार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट्स में था। वो हमेशा कहते थे कि वेल्थ का पर्पस सोसाइटी की सर्विस करना है। ये अप्रोच उन्हें अदर बिजनेस लीडर्स से अलग बनाती थी। रतन की लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल थी। वो मुंबई के कोलावा में एक सी फेसिंग बंगलो में रहते थे जो 150 करोड़ रुपीस वैल्यू का था, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में कोई अननेसेसरी लग्जरी नहीं थी। वो अपनी कार्स खुद ड्राइव करते थे और पब्लिक प्लेसेस पर बिना सिक्योरिटी के जाते थे। उनका अप्रोच था कि सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी सक्सेस के साथ आनी चाहिए, एरोगेंस नहीं। उनकी डेली रूटीन भी बहुत डिसिप्लिन्ड थी। वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, एक्सरसाइज करते थे और ऑफिस जाने से पहले न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। ऑफिस में वो अपने कैबिन का दूर हमेशा ओपन रखते थे ताकि एम्प्लॉयज़ फ्रीली आके बात कर सकें। उनका अप्रोच था कि लीडर को एक्सेसिबल होना चाहिए। उनकी लीडरशिप स्टाइल भी यूनिक थी। वो डेलीगेशन में बिलीव करते थे और यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज देते थे। उनका अप्रोच था कि लीडर को माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए, बल्कि विजन सेट करके टीम को फ्रीडम देनी चाहिए। ये अप्रोच टाटा ग्रुप की सक्सेस में मेजर फैक्टर था। उन्होंने हमेशा कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया। रतन की लीडरशिप फिलॉसफी में एम्पैथी और कंपैशन सेंट्रल थे। वो एम्प्लॉयज़ की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करते थे और पॉसिबल हेल्प करते थे।
उनका मानना था कि बिजनेस में ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अप्रोच एम्प्लॉयज में लॉयल्टी और डेडिकेशन क्रिएट करती थी। रतन टाटा की स्टोरी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं है, बल्कि वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की भी है। उन्होंने हमेशा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। करप्शन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट वो हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते रहे। ये अप्रोच शॉर्ट टर्म में चैलेंजिंग लगती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही टाटा ग्रुप की स्ट्रेंथ बनी। उनका मानना था कि सस्टेनेबल सक्सेस केवल एथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही पॉसिबल है। एथिक्स के मैटर में रतन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। कई बार उन्हें ल्यूक्रेटिव डील्स को रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि वो एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं थे। उन्होंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया। ये वैल्यूज टाटा ग्रुप के कल्चर में डीपली एम्बेडेड हो गई। उनकी लेगेसी सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स में नहीं, बल्कि वैल्यूज में भी है। आज भी टाटा ग्रुप की कंपनीज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल कंट्रीब्यूशन के मामले में टाटा ग्रुप इंडस्ट्री में बेंचमार्क सेट करती है। ये सब रतन के विजन और लीडरशिप का रिजल्ट है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के मैटर में भी रतन पायनियरिंग रोल प्ले करते रहे। उन्होंने इंश्योर किया कि टाटा कंपनीज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन पर फोकस किया। यह अप्रोच आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट है। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया। वो 86 साल के थे। उनकी डेथ पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्राइम मिनिस्टर से लेकर कॉमन मैन तक सभी ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। ये शो करता है कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक आइकन थे। उनकी डेथ के बाद महाराष्ट्र और झारखंड गवर्नमेंट ने मॉर्निंग डिक्लेयर की। उनकी डेथ के बाद जो ट्रिब्यूट्स आए, वे उनकी पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट को शो करते हैं। बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और कॉमन पीपल सभी ने उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिमेंबर किया। सोशल मीडिया पर उनकी मेमोरीज और अचीवमेंट्स को शेयर किया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स था किसी बिजनेस लीडर की डेथ पर। रतन टाटा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी नहीं है। वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्रूव किया कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव की जा सकती है। उनकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो बिजनेस में है या बिजनेस करना चाहते हैं। उनकी लाइफ से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि चैलेंजेस और सेटबैक से कैसे डील करना चाहिए। उन्होंने अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। उन्होंने प्रोफेशनल चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म किया। ये रेजिलियंस और पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस के लिए एसेंशियल है। आज भी जब हम टाटा ग्रुप की कंपनीज देखते हैं तो रतन टाटा की विजन और वैल्यूज दिखाई देती हैं। उनकी लेगेसी कंटिन्यू करती रहेगी और आने वाली जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन बनती रहेगी। यह है रतन टाटा की कंप्लीट सक्सेस स्टोरी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत करके ग्लोबल एम्पायर बनाई, लेकिन कभी अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी स्टोरी प्रूव करती है कि अगर आपके पास विजन, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं तो आप कुछ भी अचीव